ओके सो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का। ठीक है, कह रहा है वाई लिमिटेड हैज़ 3 ऑटोनोमस डिवीजन। द डिवीजन आर इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आर ओ आई। ठीक है, 3 डिवीजन है और तीनों को आर ओ आई के बेसिस में इवेलुएट किया जाता है विथ ईयर एंड बोनसेस गिवन टू डिविजनल मैनेजर्स हु हैव द हाइस्ट आर ओ आई। ठीक है, ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ डिवीजन 2 फॉर द लास्ट ईयर आर गिवन बिलो। डिवीजन 2 का सेल्स इतना है, वेरिएबल एक्सपेंस इतना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना है, फिक्स एक्सपेंस इतना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम इतना है और डिविजनल ऑपरेटिंग एसेट्स इतना है। ठीक है, कहता है कंपनी का ओवरऑल आर ओ आई फॉर द लास्ट ईयर वॉज 18% कंसिडरिंग ऑल द डिवीजन। यानी एक उस कंपनी में सारे डिवीजन यानी पूरे कंपनी का जो लास्ट ईयर का आर ओ आई था वो 18% था। डिवीजन 2 हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट। वन सेकेंड। हाँ जी, तो डिवीजन 2 जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, पर उसके लिए 30 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए और उस न्यू प्रोडक्ट का डिटेल्स ये दिया हुआ है कि सेल्स इतना है, वेरिएबल एक्सपेंस इतना है, फिक्स एक्सपेंस इतना है और लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट इतना है। ठीक है, हमें निकालना है ईयर डिवीजन 2 का लास्ट ईयर का आर ओ आई। ठीक है, लास्ट ईयर यानी इसका आर ओ आई निकालना है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आर ओ आई निकालना है। तो निकाल लेते हैं। आर ओ आई यानी ई बी आई टी, आर ओ आई यानी ई बी आई टी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। अब हमारे पास एसेट्स के नाम पे बस ये दिया हुआ है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी आर ओ आई ई बी आई टी ये हो जाता है, ये हो गया आपका ई बी आई टी और ये हो गया आपका नीचे डेनोमिनेटर। सो ये हो गया 16,80,000 डिवाइडेड बाय 52,50,000, ये हो गया 32%। ये हो गया 32%। हमने डिनोमिनेटर में ऑपरेटिंग एसेट्स इसलिए लिया क्योंकि लास्ट ईयर में हमें इसके अलावा एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड इसके लिए और कोई डेटा नहीं दिया हुआ, इसलिए हम बस इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर का जो आर ओ आई था वो 32% था, हो गया। पॉइंट 2 कह रहा है डिस्कस वेदर द मैनेजर ऑफ डिवीजन 2 वुड एक्सेप्ट या रिजेक्ट द न्यू प्रोडक्ट लाइन इफ इट टेक्स हिज डिसीजन बेस्ड सोनली ऑन आर ओ आई। अच्छा, अगर सोनली आर ओ आई के हिसाब से देखें, सिर्फ आर ओ आई के अकॉर्डिंग देखें, तो क्या हमें ये न्यू प्रोडक्ट लाइन एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए? तो लास्ट ईयर में मतलब लास्ट ईयर पे अगर इस नया लास्ट ईयर का डेटा और इस नया डेटा को हम देखें तो आर ओ आई कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आर ओ आई के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। तो सेल्स जो है 90 लाख से बढ़ जाएगा। ठीक है, सेल्स 90 लाख से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2,10,00,000 प्लस 90 लाख, ये हो जाएगा 3 करोड़। ठीक है, ये हो जाएगा 3 करोड़। ठीक है, क्या है वेरिएबल एक्सपेंस 65% ऑफ द सेल्स, यानी 90 लाख इंटू 65%, ये हो जाएगा 58,58,000, उतना से बढ़ जाएगा। अब पहले कितना था, 1,26,00,000, तो प्लस 1,26,00,000, ये हो गया एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया मैंने, पहले था 1,26,00,000, 1 2 3, ये था पहले, इतना था। कह रहा है कि अभी 90 लाख इंटू 65% यानी 58 लाख और बढ़ जाएगा वेरिएबल एक्सपेंस। तो लास्ट ईयर प्लस दिस वन, ये होता है 1,84,50,000। ठीक है, 1,84,50,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फिर इस हिसाब से निकाल लेंगे, -3 करोड़, ये हो जाएगा 1,15,50,000। कंट्रीब्यूशन हो गया 1,15,50,000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फिक्स एक्सपेंस 25,20,000 से बढ़ जाएगा। पहले कितना था, 67,20,000, अब बढ़ जाएगा 25,20,000 से, 25,20,000 से, यानी ये रिवाइज हो जाएगा 92,40,000। ठीक है, ये हो जाएगा रिवाइज 92,40,000, 92,40,000।
92,40,000, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 11,55,00, ये हो गया 2 करोड़, नहीं 23,10,000, 23,10,000, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल दिया हुआ है 5 साल, चलो ठीक है। तो अपना EBIT आ गया 2,31,00,000, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 30 लाख ये और 52,50,000 ये, यानी 82,50,000, ये हो जाएगा 82,50,000। तो अब ROI मेरा कितना आया, इसको और इसको लेके 2,31,000 डिवाइडेड बाय 23,10,000, 23,10,000, 2,31,000, 23,10,000। अरे यार क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 67,20,000 प्लस 25,20,000 माइनस 11,55,000, 23,10,000। अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया, 23,10,000, ठीक है। डिवाइडेड बाय 23,10,000 डिवाइडेड बाय 82,50,000, ये हो गया 28%, ठीक है, 28%। यानी पहले मेरा 32 था, अब हो गया 28। तो अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो सिर्फ ROI के बेस पे डिसीजन लेना है, तो ROI मेरा कम होके आ रहा है, 4% हम मुझे कम मिल रहा है ROI, ठीक है। तो आंसर क्या है पहले और दूसरे का? ये प्रैक्टिकल है ना। पहला ये रहा, पहला 32% निकाल दिया था हमने, और कह रहा है 21%। अच्छा इन्होंने इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किया है न्यू प्रोडक्ट का। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैनेजर ऑफ द रिवीजन टू विल रिजेक्ट द इन्वेस्टमेंट, क्यों? बिकॉज दे टू डिस्क्रीज द 32। अच्छा पता नहीं इन्होंने कैसे किया, पर इनका भी आंसर वही आ रहा है कि 32 से 28 आ गया। अच्छा ये इन्होंने कैलकुलेट करा वापस यहाँ पे, तो इसका क्या पर्पस है, पता नहीं क्या पर्पस है, लेकिन इवेंचुअली आंसर मेरा वही है कि 32 से 28 हो गया है, तो हमें रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इवेंचुअली आंसर मेरा वही है। ठीक है, कुछ और भी था क्या रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में? क्वेश्चन था एडवाइस हाउ रेसिडुअल इनकम अप्रोच कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल मेजर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो हमने ROI के बेसिस पे इवैल्यूएट कर लिया कि न्यू प्रोडक्ट हमें रिजेक्ट करना चाहिए, पर रेसिडुअल इनकम यूज़ करके इवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट क्या आएगा? रेसिडुअल इनकम क्या होता है? रेसिडुअल इनकम क्या होता है? रेसिडुअल इनकम ये होता है कि ROI दे के, यानी ROI क्या होता है, डेट वालों को उनका हक का पैसा दे के एंड इक्विटी वालों को उनका हक का पैसा दे के, अगर प्रॉफिट जो बच रहा है अगर वो पॉजिटिव में है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब सबको अपना हक का पैसा देख के अगर प्रॉफिट बच रहा है तो एक्सेप्ट कर लो ना, सीधी बात है। हमें बस इतना ही देखना होता है कि इतना प्रॉफिट कमा ले कि सबको अपना पैसा मिल गया। तो अगर सबको अपना पैसा मिलने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच रहा है, भले ही 4% कम बच रहा है, पहले 32 बचता अब 28% बच रहा है, लेकिन बच तो रहा है, तो रेसिडुअल इनकम के बेसिस पे आपको कर लेना चाहिए, ये कहता है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले हमें कितना मिलता। वन सेकेंड। रेसिडुअल इनकम तो कंपनी का जो लास्ट ईयर का ROI है, यानी अगर किसी ने या डेट ने या इक्विटी ने हमारे कंपनी में पैसा लगाया होता तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट करके लगाया होगा कि हमें 18% ROI मिलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर ROI का डेटा इसीलिए दिया हुआ है कि जब भी डेट वाला या इक्विटी वाला हमारे कंपनी में पैसा लगाएगा तो वो ये एक्सपेक्ट करके लगाएगा कि हमें 18% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। पर हम इस नए प्रोडक्ट में कितना, न्यू प्रोडक्ट लाइन की वजह से हम कितना उसे दे पा रहे हैं, क्योंकि ये बस उसी का पूछ रहा है, न्यू प्रोडक्ट का ही पूछ रहा है ना। कैन बी यूज्ड
टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस इन द बेस्ट। ये जो पूछ रहा है ये बस न्यू प्रोडक्ट का पूछ रहा है कि आपने 2 में तो कह दिया, पॉइंट 2 में तो कह दिया कि 28% हो जा रहा है, 4% कम हो जा रहा है, तो न्यू प्रोडक्ट को रिजेक्ट करो। पर रेसिडुअल इनकम के हिसाब से हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सीधा यहाँ पे ये देखो, 90 लाख में अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट -65% करूँ, उसके बाद माइनस फिक्स कॉस्ट करूँ, तो मेरा EBIT निकल करके आ रहा है 6,30,000, 6,30,000 राइट। तो मेरा EBIT सिर्फ न्यू प्रोडक्ट का EBIT निकल करके आ रहा है 6,30,000। यानी ये टोटल इन्वेस्टमेंट का इसका ROI कितना है? सिर्फ न्यू प्रोडक्ट का ROI कितना है? सिर्फ न्यू प्रोडक्ट का ROI 6,30,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख, ये होगा 21। अच्छा, इन्होंने इसलिए निकाला था 21%, ठीक है। तो ये निकल करके आ गया 21%, ठीक है। तो हम ROI जनरेट कर पा रहे हैं 21% और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18%, ठीक है। यानी 30 लाख इन्वेस्टमेंट में 30 लाख इंटू 18%, वो एक्चुअली में 5,40,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे। 30 लाख इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए और 18% के हिसाब से देखा जाए तो वो 5,40,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी हमें नए प्रोडक्ट में से उन्हें 5,40,000 देना था और हम 6,30,000 जनरेट कर रहे हैं। यानी हम 90,000 एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं। 90,000 6 और 30, हाँ 90,000 ही एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं। तो हम पॉजिटिव में, हमारे पास प्रॉफिट अब भी बचा हुआ है, तो एक्सेप्ट कर लो। दिस इज़ व्हाट रेसिडुअल इनकम में से, मतलब क्या रेसिडुअल कोई इनकम बच रहा है, अगर बच रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ओके, ये हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट फॉर वन एक क्लियर पॉइंट करना है कि ये जो 30 लाख रुपए है, ये जो 30 लाख रुपए, ये कंपनी नहीं, ये जो हम न्यू प्रोडक्ट की वजह से 30 लाख रुपए एडिशनल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये कंपनी नहीं, ये डेट या इक्विटी वाले से हम निकालेंगे, ये उनसे हम इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे। तो अगर वो पैसा कंपनी में लगाएंगे तो वो कितना एक्सपेक्ट करेंगे? वो लास्ट ईयर जो मिला था वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इस साल भी इतना ही मिले। अगर कोई कंपनी में पैसा लगाएगा तो वो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट ही देखेगा और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में 18% था ROI, तो वो 30 लाख रुपए यही सोच लाएंगे कि 18% हमें मिले। यानी 30 लाख इंटू 18%, 5,40,000 मिले। पर हम जनरेट करके कितना दे रहे हैं? 6,30,000। यानी हम एक्स्ट्रा जनरेट करके दे रहे हैं 90,000। इसलिए रेसिडुअल के हिसाब से, रेसिडुअल इनकम के हिसाब से हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, प्रैक्टिकल 2 पे। ये कह रहा है कि BYD Alloy फर्स्ट ओपन इट्स स्टोर इन 1991 फॉर बिजनेस एंड नाउ इट इज़ अ मेजर सप्लायर ऑफ मेटल्स supporting over a dozen different industries and employ experts to support each industry. These include wood and panel product manufacturing, hearth product, side furnishing. ठीक है, it has grown through devotion to its customers, dedicated to customer service and commitment. ठीक है, the company has 2 division. कंपनी के पास 2 डिवीजन है, Y और D, काम का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। Each division works as an investment center separately. हर डिविजनल मैनेजर का 7,20,000 का सैलरी है पर एनम, विद द एडिशन ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड टू बोनस बेस्ड ऑन डिविजनल रिटर्न। यानी 7,20,000 तो है ही, लेकिन उसे और भी बोनस के तौर पे मिलता है अगर वो कुछ ROI का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है तो, ठीक है। एडिशन बोनस भी मिलता है। मिनिमम ROI जो है 12% है, वो हर डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव बाय ईच डिविजनल मैनेजर, ठीक है। अगर मैनेजर, इफ ए मैनेजर ओनली अचीव्स 12% टारगेट, ही विल नॉट बी रिवॉर्डेड विथ अ बोनस। ओके, फेयर इनफ। लेकिन अगर 1% भी ज़्यादा हो जाता है 12% से, तो उसे 3% का बोनस मिलेगा उसके एनुअल सैलरी का। यानी अगर 13% हो जाता है तो 1% इंक्रीज होने पे 3% उसे बोनस मिलेगा। इसी तरह अगर 15 हो जाता है तो 3% यानी 9% उसको मिलेगा, ठीक है। 9%, 3 इंटू 3 9%, ठीक है। डिटेल दी हुई है हमें, रेवेन्यू, प्रॉफिट लेस किया है हेड ऑफिस कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, ठीक है।
उसके बाद आ गया करंट एसेट्स, देन आ गया कैश इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। ओके ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ये मैनेजर के नाम है हाई एंड फाई। ओके, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल तेईस चौबीस फाई मैनेजर डिवीजन डी invested 13.6 million in new equipment including advanced cutting machine। ठीक है, डिवीजन डी के मैनेजर ने 13.6 million न्यू इन्वेस्टमेंट किया इन एडवांस कटिंग मशीन विच विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय 10% per annum। High manager division Y has made no investment during the year even though its computer system need updation। division Y ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा। डिवीजन वाई का मैनेजर हैज़ ऑलरेडी डिलेड पेमेंट ऑफ इट्स सप्लायर ड्यू टू लिमिटेड कैश एंड बैंक बैलेंस ऑल्दो द कैश बैलेंस ऑफ DY इज स्टिल बेटर देन DY। मतलब कह रहा है कि डिवीजन वाई का कैश बैलेंस बेटर होने के बावजूद कंपेयर टू डी उसने अपने सप्लायर्स को डीले पेमेंट किया है। अपने सप्लायर्स को इसने डीले पेमेंट किया। हमें करने बोल रहा है हमें ROI कंप्यूट करने बोल रहा है एंड जस्टिफाई द फिगर्स यूज्ड इन योर कैलकुलेशन। ठीक है, हमें उस हिसाब से फिर बोनस कैलकुलेट करने बोल रहा है। अगर 12% से ज़्यादा ROI है तो बोनस बताओ। कह रहा है डिस्कस वेदर ROI प्रोवाइड्स अ जस्टिफिएबल बेसिस फॉर कंप्यूटिंग द बोनसेस ऑफ मैनेजर एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके। सो ROI के लिए हमें क्या चाहिए? ROI के लिए हमें चाहिए सिर्फ EBIT और इन्वेस्टमेंट। EBIT और इन्वेस्टमेंट। एक सेकेंड है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले ROI कैलकुलेट करते हैं। हमें चाहिए EBIT और अपना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो EBIT इज़ 5290 एंड आपका इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ, तो EBIT निकालते हैं। EBIT एंड इन्वेस्टमेंट। एक सेकेंड काम देना मुझे एक ज़रूरी काम से आता हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ जी, तो बैक टू क्वेश्चन। EBIT और इन्वेस्टमेंट चाहिए। EBIT हमारे पास क्या है? EBIT हमारे पास 5290 और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं देखा, हमें निकालना पड़ेगा। EBIT है 5290। ठीक है, इस पे मैं एक चीज़ बताऊँगा। 5290 पे एक चीज़ बताना है मुझे। और इन्वेस्टमेंट क्या है? मैंने वहाँ बताया था, चैप्टर नंबर 1 में बताया था, इलस्ट्रेशन 1 में बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली ना दे रहा हो, दे रहा हो तो आप इनडायरेक्टली निकाल सकते हो। फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट में आप करंट लायबिलिटी माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? फिक्स एसेट और करंट एसेट में करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। सो मेरा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 19520 प्लस 4960 माइनस 5920, यह आ गया 18560 इज़ माई इन्वेस्टमेंट। सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 18560। ये हो जाएगा मेरा ROI 5290, ये हो जाएगा 28.50%। अब इसमें जो मुझे एक चीज़ बतानी थी, 28.50%, मुझे ये बतानी थी कि वाई डिड आई टेक दिस प्रॉफिट एंड नॉट दिस प्रॉफिट। दोनों ही तो नेट प्रॉफिट होती है। और EBIT जो होती है वो तभी आती है जब उससे पहले हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं, और हेड ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही तो होती है। तो जब तक प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नहीं होगा, ऑपरेटिंग इनकम आएगा नहीं, यानी ऑपरेटिंग इनकम ये होना चाहिए था। तो हम इसको नहीं लेके इसको क्यों ले रहे हैं? इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि मैंने पता किया, मैंने पूछा लोगों से, तो मुझे ये पता चला कि जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, देखो, एक होती है हेड ऑफिस और उसके अंदर होते हैं डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जो हेड ऑफिस कॉस्ट है वो इसका कॉस्ट है। ठीक है,
हमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है डिविजन्स पे, यानी इन पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन इन पे बेस्ड है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इन पे बेस्ड है। तो हम हम क्योंकि हमें डिवीजन का आरओआई निकालना है कि डिवीजन कितना आरओआई निकाल के दे रहा है, इसीलिए हम हेड ऑफिस कॉस्ट को माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डिवीजन का कॉस्ट नहीं है, हेड ऑफिस का कॉस्ट है। नाउ ये लॉजिक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था। सो व्हाट आई हैव गॉट, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि ये कॉस्ट हेड ऑफिस का है इसीलिए, और क्योंकि हम यहाँ पे डिवीजन के हिसाब से आरओआई निकाल रहे हैं, क्योंकि पूरा क्विज डिवीजन पे बेस्ड है और हम आरओआई डिवीजन डी या डिवीजन वाई का निकाल रहे हैं, इसलिए हम हेड ऑफिस वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंसिडर नहीं कर रहे। नाउ यू माइट कंफ्यूज कि हमने पहले भी हमारा पहला हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ जाएगा, उसमें इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगा अगर ये अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं बाकी में फॉलो नहीं किया, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अब तक जो भी किया क्वेश्चंस वो एंटिटी बेस्ड था। एक क्वेश्चन डिवीजन बेस्ड था, लेकिन उसमें हेड ऑफिस का एक्सपेंस ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो एंटिटी बेस्ड थी, और एक था डिवीजन बेस्ड, लेकिन उसमें हेड ऑफिस कॉस्ट नहीं था। सो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। मैं आई लिटरली कांट से एनीथिंग, जो मुझे पता चला मैं बस वही बता रहा हूँ कि हेड ऑफिस कॉस्ट जो है वो हेड ऑफिस का है, एंड हियर वी आर टेकिंग आउट द आरओआई ऑफ ओनली डिवीजन। सो हम यहाँ पे डिवीजन बेसिस पे चल रहे हैं। सो एक डिवीजन का उसके डिवीजन के रेवेन्यू पे कंट्रोल है, उसके इस पे कंट्रोल है, लेकिन उसके इस पे कंट्रोल नहीं है। डिवीजन का हेड ऑफिस के कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे आंसर में जाओगे, सो दे हैव स्टेटेड इट एज अ कंट्रोलेबल प्रॉफिट, ठीक है। वो इसको ईबीआईटी नहीं बोल रहे हैं, वो इसको कंट्रोलेबल प्रॉफिट बोल रहे हैं। तो ये बस इतना ही एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ इस पर। आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज, लेकिन उतनी भी कन्फ्यूजिंग नहीं है एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया मेरा 28.5%। नाउ कह रहा था कि अगर मेरा एक्सेप्टेबल 12% है और उससे 1% भी ज़्यादा होता है तो 3% दूंगा, यानी कितना परसेंट ज़्यादा है? 28.5 माइनस 12, 16.5% ज़्यादा है, यानी 3 के हिसाब से 49.5% बोनस देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैक्सिमम आप बस 20% ही दोगे। अगर 3% के हिसाब से दोगे, लेकिन अगर 20% से ज़्यादा हो जा रहा है तो 20% तक ही दोगे मैक्सिमम एनुअल सैलरी पे। यानी पहले कितना था? 7,20,000, यही था ना? हाँ जी, 7,20,000। अब दोगे आप 20% एक्स्ट्रा, यानी 7,20,000 प्लस 20%, ये हो जाएगा 1,44,000। आप 1,44,000 आप उसको बोनस दोगे, ठीक है। कंप्यूट द बोनस ऑफ ईच मैनेजर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ठीक है। हम यहाँ पे भी बोनस निकालते हैं 394, यहाँ पे पहले ये निकालते हैं 29,960 प्लस 6,520 माइनस 2,800, ये हो गया 33,600 डिवाइड इक्वल इंटू 3,940, ये आ गया 11.67%। यहाँ पे आरओआई आ रहा है, डिवीजन आएगा, आरओआई आ रहा है 11.67%। तो ये 12% से कम है तो इसको बोनस मिलेगा ही नहीं, और इसको मिल रहा है बोनस 1,44,000। आंसर कितना है? व्हाट इज़ द आंसर? व्हाट इज़ द आंसर? व्हाट इज़ द आंसर? ठीक है, 1,44,000, ठीक है। और यहाँ पे 11.7% है, तो लेस देन, हैंस विल बी फेल टू बी रिवार्डेड एज बोनस। सो बस यहाँ पे ये एक पॉइंट है जो स्टिल मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है 50%, लेकिन 50% एक्सप्लेनेशन के हिसाब से एक्सेप्टेबल किया जा सकता है कि हाँ ये भी एक पॉइंट हो सकती है कि डिवीजन के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो हेड ऑफिस का है, तो डिवीजन पे इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अगर हम डिवीजन का आरओआई निकालेंगे तो हमें डिवीजन का एक्सपेंसेस माइनस करनी चाहिए, डिवीजन का कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस माइनस करनी चाहिए, तब जाके उसका, उस डिवीजन का
उस डिवीजन का एक्यूरेट आरओआई निकलेगा। ये एक तरह से मेरे लिए 60% एक्सेप्टेबल रीज़न है, 60% या 75% एक्सेप्टेबल रीज़न है टू एक्सेप्ट दिस एज अ रीज़न। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक्स ग्रीन इज़ अ कोरियन कंपनी बेस्ड इन सियोल कमिटेड टू सप्लाइंग द हाईएस्ट क्वालिटी स्टेशनरी, ठीक है, ग्रीटिंग क्लास ब्ला 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 विच आर ऑल्सो सोर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स संडे पेपर, कोरियन मेड, इको फ्रेंडली, ये ज्ञान दी हुई है, 20 साल तक काम करे, ठीक है ठीक है। यू आर अ मैनेजमेंट ऑफ एक्स ग्रीटिंग एंड डायरेक्टर हैव आस्क्ड यू टू स्टडी एक्स ऑन वैल्यू बेस्ड वैल्यू बेस्ड कहाँ गया, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट विच इज़ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें निकालने के लिए कह रहा है EVA, हमें और कुछ नहीं, बस EVA निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब ICI ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज फॉलो की है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इतनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज है अपने फार्मूलाज में कि पहले कुछ और कर रहे हैं, अभी कुछ और कर रहे हैं। आई वॉज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। फिर जाकर मुझे पता चला कि ये इनकी सॉल्यूशंस में कुछ गलती है, हम अपने कंसेप्ट से हिलेंगे नहीं, वी विल स्टिक टू आवर कंसेप्ट्स। और ICI जो भी कर रहा है उसे भी लेके चलेंगे, लेकिन वी विल स्टिक टू आवर कंसेप्ट्स और हम अपने तरीके से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। EVA निकालने का क्या लॉजिक था कि प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है, यानी नो पैड आइडेंटिफाई करना है, डेट को पे करने के बाद, इक्विटी को पे करने के बाद कितना पैसा बचा पा रहे हैं। अगर प्रॉफिट है, पॉजिटिव है, तो EVA हाँ कमा पा रहे हैं, और नेगेटिव है तो EVA नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ये लॉजिकल था, ठीक है। सबसे पहले नो पैट आइडेंटिफाई करते हैं। नो पैट यानी ये दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, यानी ये दिया हुआ है EAT। तो इसे हमें नो पैट बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स इसीलिए कि गवर्नमेंट को पे करने के बाद और किसी को पे करने के लिए ना रहे, तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स इसमें ऐड बैक कर देना। इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है यहाँ पे 30%, यानी EVA अपना फोकस सही रखना, इतना डेटा देके घबराना मत, अपना फोकस सही रखना, स्टेप बाय स्टेप। नो पैड फाइंड करना है, नो पैड फाइंड करो, जहाँ से डेटा मिले उठा लो। तो इंटरेस्ट कितना है 15.60 माइनस 30%, यानी 10.92 आपको ऐड बैक कर देना है। इसमें 10.92 ऐड बैक कर देना है, तो अपना नोपेड कितना निकल कर गया 5.55 प्लस 10.92, ये हो गया 66.47। अपना नोपेड आ गया 66.47, ठीक है ओके। नोपेड के बाद हमें डेट आइडेंटिफाई करना है, तो पहले डेट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके रिटर्न को पे करते हैं। डेट क्या है अपना, डेट 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 अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों दिया हुआ है, ठीक है। कहता है उसमें डेट जो पार्ट है वो 40% पार्ट है और इक्विटी का 60% पार्ट है। डेट का पार्ट 40% है, इक्विटी का पार्ट 60% है, ठीक है ओके। अब हमें क्या करना चाहिए, मैंने पहले बताया था अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया रहे तो उसका एवरेज निकालना है। लॉजिक क्या मैंने पहले बताया था, वो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अभी यहाँ पे समझाने नहीं जा रहा हूँ। मैंने लॉजिक उसमें बताया था, कौन से इलस्ट्रेशन बताया था वो भी करता हूँ। 44 पेज, एक सेकेंड, मैंने लॉजिक बताया था हाँ जी, मैंने लॉजिक इलस्ट्रेशन 1 में बताया था, पूरा डिटेल में बताया, तो आप वहाँ चले जाओ, ठीक है। तो एवरेज करना होता है 273.58 273.58 273.58 प्लस 329.13 डिवाइडेड बाई 2। अपना जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आया, सॉरी हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आया वो 301.355 निकल करके आया, यही है ना, 273.58 प्लस 329.13 डिवाइडेड बाई 2। हाँ जी सही है। अब इसका 40% पार्ट डेट है और 60% पार्ट इक्विटी है, तो 301.355 इंटू 40%, ये हो गया 120.542 120.542, ये हो गया डेट, और इक्विटी माइनस 301
180.355 180.813 180.813 यह हो गया इक्विटी। तो हमने डेट भी फाइंड कर लिया, इक्विटी भी फाइंड कर लिया। अब उनके उनके उनका रिटर्न फाइल करते हैं, उनका रिटर्न कितने परसेंटेज से देना है। तो मैंने पहले बताया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, कुछ नहीं, बस कितने परसेंट से उनको रिटर्न देना है। इक्विटी दिया हुआ है कितना परसेंट, 14.20%। डेट दिया हुआ है 8%, लेकिन ये 8% नहीं है, ये प्री टैक्स है। सो हमें पोस्ट टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। तो 8 माइनस 30% पोस्ट टैक्स हो गया 5.6 के हिसाब से हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट पे 5.6 के हिसाब से, यानी इस पे जाएगा 120.542 इंटू 5.6%, 6.75। ठीक है, और इस पे जाएगा कितना, 14.20% से 180.813 इंटू 14.20%, ये आएगा 25.675, 25.675। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं। हमने 6.75 प्लस हमने ऐड करना है 25.675। ठीक है, ये हो गया 32.407। ठीक है, तो हमने नो पैड आइडेंटिफाई कर लिया, हमसे नो पैड आइडेंटिफाई हो गया, डेट और इक्विटी आइडेंटिफाई हो गया, और उनका रिटर्न भी आइडेंटिफाई हो गया 32.407 माइनस 32.407। तो डेट पे करने के बाद भी कितना बच रहा है, 66.47, 34.063। आंसर कितना है, ईवीए हो गया। ये आंसर कितना है, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है यहाँ पे 37.03, 23-24 का ना। अब ये डिफरेंट क्यों है, मैं बताता हूँ इन्होंने गलती क्या करी। इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड बस ओपनिंग लिया हुआ है, इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड बस ओपनिंग लिया हुआ है, ये सरासर गलत है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको हमेशा जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहे, आपको हमेशा एवरेज लेना है। सिर्फ ओपनिंग लेना, सिर्फ क्लोजिंग लेना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये भी लिया हुआ है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एजम्पशन ले रहे हो तो उसे क्लियरली स्टेट करो। ठीक है, तो सिर्फ ओपनिंग लेना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, सिर्फ क्लोजिंग लेना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज लेना है, वो एक्यूरेट होता है। लेकिन अगर आप एवरेज ले रहे हो इन एग्ज़ाम, क्योंकि ये क्योंकि ये स्पॉम के लिए, एमसीक्यू के लिए, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो आप अगर एवरेज ले रहे हो तो आपको लिखना है कि वी आर टेकिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज एवरेज ऑफ बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, आपको सिर्फ क्लोज ओपनिंग नहीं लेना। इन्होंने आईसीए मटेरियल में ये इनकन्सिस्टेंसी ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड देना प्लीज़। हाँ जी, तो ये एक गलत है। फिर भी हम ओपनिंग के हिसाब से सॉल्व करके आंसर एक बार निकाल के देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 273.58, राइट। 273.58, इसका 40% था डेट और बाकी इक्विटी, यानी 273.58 इंटू 40%, ये आ गया 109.432, और माइनस 273.58 ये आ गया इस टू 164.148, और इसको हम पे कर रहे थे कितना, 14.2% के हिसाब से 164.148 इंटू 14.2%, ये आ गया 23.309, और इसको हम पे कर रहे थे 5.6 के हिसाब से, राइट। हाँ, 5.6 के हिसाब से 109.432 इंटू 5.6%, ये आ गया 6.128। तो टोटल आ जाएगा 29.437, 29.437, और अगर माइनस करोगे यहाँ पे 29.437
29.437, तो आंसर निकल कर के आएगा 66.47 माइनस 29.437, ये आएगा 37.033, जो आपका ICAI मॉड्यूल का आंसर था। 37.033, ठीक है। तो इन्होंने ओपनिंग लेके करा है, जो कि सरासर एब्सोल्युटली गलत है। ठीक है, ओके। सिमिलरली उसी तरीके से आपको 22-23 का निकालना है, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने बस ओपनिंग लिया है, जो कि फिर से गलत होगा। ठीक है, ओके। तो आई होप इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व है। ओके, गिव मी अ ब्रेक।